हाय। आप सभी का जेपीएससी जेएसएससी लाइव में स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 25 जुलाई से संबंधित झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का चर्चा यहाँ पे करेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम पे उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब्स को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। किस इंस्टीट्यूट को माइनिंग 4 के लिए पूरे देश का नोडल सेंटर बनाया गया है? चार ऑप्शन है। ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी आईएसएम, सी आईआईटी मुंबई या फिर डी एक्सल आरआई जमशेदपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आईआईटी आईएसएम, जिसे कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के भी नाम से जाना जाता है, को माइनिंग 4 के लिए पूरे देश का नोडल सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे इससे संबंधित अन्य तथ्यों को जानते हैं। तो इसके लिए देश भर के 17 आईआईटी जो हैं उन्होंने आवेदन किया था और इसमें अंतिम रूप से आईएसएम को चुना गया है। इसके साथ ही आईएसएम, जिसे कि माइनिंग गुरु के नाम से भी जाना जाता है, यह माइनिंग के क्षेत्र में साइबर फिजिकल सिस्टम के उपयोग का तरीका भी बताएगा, जिससे कि खनन क्षेत्र और समृद्ध होगा। यहाँ पे आईएसएम के बारे में बता दें, यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के बारे में बता दें। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के हाथों धनबाद में किया गया था और इसको अपग्रेड कर 6 सितंबर 2016 को आईआईटी का दर्जा दिया गया। इस तरह से यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था प्राप्त करने वाला झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ देखते हैं। तो नोडल सेंटर के चयन के लिए आवेदक में हर आईआईटी ने मंत्रालय में प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें कि कुछ सवाल भी पूछे गए थे और इसमें जो है वो अंतिम रूप से आईआईटी आईएसएम को चयनित किया गया और इसके तहत करीब 145 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। माइनिंग वर्टिकल सेंसर टेक्नो व संशोध अनुसंधान को इस सिस्टम के तहत बढ़ावा मिलेगा। इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम विकसित होने से मिनरल एक्सप्लोरेशन और खनिज की खोज व उत्पादकता क्षमता बढ़ेगी। इसके प्रथम चरण में 3 वर्ष की अवधि की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होगी और इसमें चयनित होने वाले छात्रों को पहले वर्ष 60,000 प्रति माह फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी। अब यह जो है वो किस क्षेत्रों में कार्य करेगा? तो खनिज संसाधनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, उसके बाद डिजिटल सिस्टम से भौतिक कार्यस्थल तक की जानकारी को एकीकृत करना, यानी उन्नत वास्तविकता के लिए। इसके अलावा वास्तविकता के लिए, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आधारित सिमुलेशन और वास्तविक जीवन की खनन स्थितियों पर प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि खदान में आग या फिर भूस्खलन होने की स्थिति में लोगों की कम से कम जान जा सके। इसके साथ ही साथ स्मार्ट सेंसर और माइनिंग ट्रेसिंग सिस्टम के तहत पहनने योग्य सेंसर और भूमिगत पोजिशनिंग सिस्टम का विकास करना, ताकि जो खदान में काम करने वाले लोग हैं वह इस तरह के कपड़ों का उपयोग कर सके, जिससे कि उन्हें कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही साथ हैवी अर्थ मूविंग मशीन, कंप्यूटर, पीडीएस और अन्य सूचना प्रणाली के साथ इंटरफेरेंस के लिए खनिकों के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायता प्रणाली को विकसित करना और बचाव कार्य हेतु रोबोट सिस्टम को विकसित करना एक इसका मुख्य कार्य होगा। प्रश्न संख्या 2, झारखंड के किस हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा पहली बार कोविड-19 का इलाज किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। ए टाटा हॉस्पिटल जमशेदपुर, बी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स, सी बोकारो जनरल अस्पताल यानी बीजीएच और डी पीएमसीएच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी रिम्स। तो झारखंड का यह पहला ऐसा
हॉस्पिटल होगा जहाँ पे कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा पहली बार कोविड-19 का इलाज किया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में 28 जुलाई से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जाएगी और इसका उद्घाटन वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे बता दें, ICMR जो है वो इसे ट्रायल की अनुमति देने के बाद कई राज्यों ने इस पद्धति से इलाज शुरू किया है जो सफल रहा है। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए जो है ICMR इस प्रयोग को ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। तो इसी के तहत झारखंड में भी इसका उपयोग किया जाएगा जिससे कि कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज किया जा सके। यह देश के राजधानी दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। तो साइंस के भाषा में इसे प्लाज्मा फेरेसिस कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खून के तरल पदार्थ या फिर प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू कर दिया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसमें कि कई बीमारियां संक्रमण की वजह से होती है। तो इसलिए संक्रमण का पता लगाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी अपनाई जाती है। इसके साथ ही साथ जब अंगों का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो कई बार ये असफल हो जाते हैं। तो इस असफल स्थिति में जो डोनर पार्ट सही तरीके से काम नहीं करता है तब प्लाज्मा थेरेपी उसकी मदद करता है। इसके साथ ही साथ खेल के दौरान गंभीर चोट या फिर स्पोर्ट इंजरी के इलाज में भी प्लाज्मा थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जब लोगों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है जिसे कि मैस्थीनिया ग्रोसिव कहा जाता है तो इस स्थिति में भी डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी की सहायता लेते हैं। इसके साथ ही साथ गुलेरियन बेरी सिंड्रोम जो कि एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है तो इस बीमारी में भी प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने का तरीका इस तरह से, पहले स्टेप में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत बाह में सुई लगाकर होती है और सुई लगाने के बाद खून निकाला जाता है जिसके लिए अब केंद्रीय मशीन यानी सेंट्रीफ्यूगल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी कराने वाले व्यक्ति के शरीर से खून निकालने के बाद प्लाज्मा का निर्माण किया जाता है और चौथे स्टेज में तैयार प्लाज्मा को इंजेक्शन की मदद से मरीज के शरीर में डाला जाता है और पांचवें स्टेज में प्लाज्मा का इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन वाली जगह को साफ करके बैंडेज लगा दिया जाता है और इसके साथ ही प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यह महज 3 घंटे का समय इसमें लगता है। प्रश्न संख्या 3, राज्य में प्रति राशन कार्डधारियों को प्रति माह ग्रामीण या फिर शहरी इलाकों में केरोसिन तेल आवंटन की मात्रा 2.5 लीटर से घटाकर कितने लीटर प्रति माह कर दी गई है। ठीक है, 2000 वित्तीय वर्ष 2017-18 में जो था वो केरोसिन तेल आवंटन की मात्रा झारखंड में 2.5 लीटर थी जो कि वर्तमान में घट गई है। तो अब बताना है कि कितना लीटर कर दिया गया है। तो अब जो है वो 1 लीटर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अनुशंसा के लिए यानी इसे बढ़ाने के लिए हेमंत सरकार ने केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र भी लिखा था परंतु कुछ उसका सकारात्मक पहल नहीं आ पाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वित्तीय वर्ष जो पिछले वित्तीय वर्ष था उनमें क्या आवंटन किया गया था। तो 2015-16 में शहरी क्षेत्रों में जो है वो प्रति राशन कार्डधारियों को प्रति माह 2 लीटर केरोसिन ऑयल प्रदान किया गया था जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 4 लीटर। वहीं 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में शहरी क्षेत्रों में 2 लीटर और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लीटर केरोसिन तेल बांटा गया था। जबकि 2019-20 में इसे घटाकर 1.5 लीटर कर दिया गया शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए। जबकि वर्तमान के में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है यानी 2020-21 में यह और घटा दिया गया है और इसका वर्तमान में 1 लीटर कर दिया गया है। ठीक है, तो 1 लीटर अभी वर्तमान में प्रति कार्डधारियों को प्रति माह केरोसिन ऑयल दिया जा रहा है जबकि गुजरात, यूपी, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में अभी भी 2.5 लीटर केरोसिन तेल आवंटित किए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, लम्हों की खाता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन है, ए सरयू राय, बी हेमंत सोरेन, सी बाबूलाल मरांडी या फिर डी महुआ माझी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सरयू राय। सरयू राय के द्वारा लम्हों की खाता नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन 27 जुलाई को रांची में किया जाएगा। यह पुस्तक जो है वो मेनहट नियुक्ति घोटाले पर लिखी गई है। यहाँ बता दें कि सरयू राय वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक हैं और इन्होंने रघुवर दास जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे उनको हराकर ये विधायक बने हैं। यहाँ पे बता दें कि मेनहट नियुक्ति घोटाला, ठीक है, यह जो है वो सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस पुस्तक का विमोचन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सचिव यानी पूर्व सचिव AK सिंह करेंगे। इस पुस्तक का कवर पेज सार्वजनिक किया जा चुका है और विमोचन के बाद यह पुस्तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। पुस्तक में मेनहट प्रकरण की कई जानकारियां साझा की गई हैं। यहाँ बता दें कि मेनहट नियुक्ति घोटाले की जांच अभी चालू है और जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर यहाँ पे हम मेनहट नियुक्ति घोटाले के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रांची शहर के लिए सीवरेज ड्रेनेज परियोजना के निर्माण के लिए मेनहट प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्ति की गई थी। मेनहट प्राइवेट लिमिटेड यह सिंगापुर की एक कंपनी है, ठीक है। साल 2005 में रांची में सीवरेज ड्रेनेज के काम के लिए मेनहट कंपनी को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था और इस कंपनी की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास नगर विकास मंत्री थे, ठीक है। तो इस समय तो गड़बड़ी हुई ही। इसके बाद जब 2009 में हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बने तो उस समय परियोजना की जो प्राक्कलन राशि थी, यानी उस समय जो इस पर लागत राशि थी वो 9,25,80,000 रुपये थी। और जब उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनते हैं तो इस योजना के तहत 21,40,00,000 रुपये की राशि सिंगापुर की कंपनी मेनहट प्राइवेट लिमिटेड के लिए मंजूर कर देती है। तो इस तरह उन्होंने 13 करोड़ रुपए की घोटाला किया, ठीक है। तो इस तरह से यह एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसका बहुत जल्द यह उजागर होगा क्योंकि इसका जांच प्रक्रिया चालू है। प्रश्न संख्या 5, माइनिंग के क्षेत्र में साइबर फिजिकल सिस्टम के उपयोग का तरीका पूरे भारत को इनमें से कौन संस्था बताएगा? 4 ऑप्शन है। A IIT दिल्ली, B IIT ISM, C IIT मुंबई या फिर D XLRI जमशेदपुर। तो जैसा कि हमने पहले प्रश्न में बताया कि साइबर फिजिकल सिस्टम के उपयोग का तरीका माइनिंग गुरु IIT ISM के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जिसे कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के भी नाम से जाना जाता है। तो इससे साइबर फिजिकल सिस्टम विकसित होने से मिनरल एक्सप्लोरेशन और खनिज की खोज और उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि खनन क्षेत्र में और समृद्धि होगा, ठीक है। तो ये थे आज के